हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। तो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जो कि नॉर्मली जो कंसेप्ट होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, डेस्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने जो वीडियो सेगमेंट आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा उसमें हमने उस सब चीजों को समझ लिया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो था आइसोमेरिज्म पे था, जो कि थोड़ा सा मतलब कनेक्टेड है उन्हीं सब चीजों से, ऑप्टिकल एक्टिविटी से, इसलिए हमने आइसोमेरिज्म को पहले वहां पर डिस्कस किया था। अब आज का जो हमारा वीडियो सेगमेंट है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहाँ पर जो कर रहे हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ जो मोनोसैकेराइड्स हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स के जो कंसेप्ट होते हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमारा बीच में आइसोमेरिज्म टॉपिक आ गया था, तो थोड़ा बहुत रिविजन हम कायरल कार्बन का पहले यहाँ पर करेंगे, फिर हम आगे के डिस्कशंस यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये होती है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि काउंट कायरल कार्बन्स, तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि कायरल कार्बन होता क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कायरल कार्बन्स ऐसे कार्बन को कहते हैं जिसके आसपास 4 वैलेंसी होती है, जिसके आसपास सारे डिफरेंट एटम्स वहां पर अटैच्ड हो। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। और ये एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर बीच में इसके पाया जाता है, एसिमेट्रिक होता है, ये बात तो हम जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या चीज है यहाँ पर, तो ये तो हमें पता है, ये ग्लिसरल डिहाइड है, ग्लिसरल डिहाइड। अब यहाँ पर पूछा गया कि कायरल कार्बन यहाँ पर कितने होंगे, वो हमें काउंट करने हैं। तो काउंटिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं कार्बन नंबर 1 को, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 पे हम क्या देखते हैं, अगर हम इसको बाकी चीजों को यहाँ पर इग्नोर कर दें, नीचे के बाकी कार्बन को, सिर्फ अभी कार्बन नंबर 1 के ऊपर फोकस करें, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, एक तरफ दूसरा ग्रुप एक कार्बन का आके जुड़ रहा है, और यहाँ पर जो मतलब इस साइड अगर हम देखें तो इधर 2 बॉन्ड्स जो है वो दोनों की दोनों यहाँ पर ऑक्सीजन से यहाँ पर ज्वाइन हो रही है या फिर लिंक हो रही है, हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि जहां पर भी अगर डबल बॉन्ड से कोई एटम आकर लिंक हो जाता है, तो हमने कहा था कि कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि मान लीजिए यहाँ कार्बन है, तो एक तरफ अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो दूसरा भी वहां पर ऑक्सीजन आ रहा है। जब भी ऐसा केस हो जाए कि डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और सेम तरह के एटम से वो लिंक हो जाए कार्बन, तो ऐसे कार्बन को कभी भी हम कायरल कार्बन नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो कायरल नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ क्रॉस से शो कर देती हूं यहाँ पर। ये तो हुई कार्बन नंबर 1 की बात। अब कार्बन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि कहते हैं कार्बन नंबर 2 को देख रहे हैं तो ये भी सी से जुड़ रहा है और इस तरफ भी सी से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे बिल्कुल सॉल्व नहीं करना होता है। कार्बन नंबर 2 को अगर हमें देखना है तो यहाँ पर इसकी 4 वैलेंसीज कैसे सॉल्व हो रही है या सेटिस्फाई हो रही है उसको देखने के लिए समझते हैं। कार्बन नंबर 2 ये रहा हमारा, एक तरफ तो हमारा ये एक पूरा फुल एक ग्रुप आकर इससे एक C2 से एक तरफ से ये जुड़ रहा है, एक तरफ ये हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है, एक तरफ ये OH जुड़ रहा है, और एक तरफ ये वाला ग्रुप जुड़ रहा है जो कि CH2OH है। तो एक तरफ तो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप जो कि C2 से जुड़ रहा है, और एक तरफ हमारा CH2OH ग्रुप जुड़ रहा है, जो कि अगर हम दोनों को देखें तो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स है। हमें सिर्फ इतना नहीं देखना होता है कि C के साथ C जुड़ रहा है, इधर भी C के साथ C जुड़ रहा है, ऐसा नहीं होता, हमें ग्रुप वाइज देखना होगा यहाँ पर। तो C2 के पास एक ग्रुप ये जुड़ रहा है पूरा, एक ग्रुप पूरा ये जुड़ रहा है, दोनों के दोनों ग्रुप एक दूसरे पूरे डिफरेंट है, इधर हाइड्रोजन OH ये भी डिफरेंट है, यानी कि चारों चीजें यहाँ पर डिफरेंट है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा C2 कार्बन है वो हमारा कायरल कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। ये हो गई C2 की बात। अब फाइनली हम आ जाते हैं C3 कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन को अगर मैं थोड़ा सा अरेंज फिर से करूं यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने लाइंस बना दी, तो इसी वाले C3 को अगर हम अरेंजमेंट करें तो कुछ इस तरह से, एक तरफ इससे OH जुड़ रहा है, एक तरफ इससे H जुड़ रहा है, एक तरफ H जुड़ रहा है, और एक तरफ CH2 है तो एक एक H हो गया, और एक ऊपर वो जो C2 वाला पोर्शन है ऐसे OH H ऐसे जुड़ रहा है। इस टाइप का स्ट्रक्चर है कुछ कुछ। तो अब यहाँ पर हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस C3 के ऊपर, यानी ये वाले C3 के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम है। इसी वजह से हम कहेंगे कि जो हमारा C3 कार्बन है ग्लिसरल डिहाइड में, वो भी कायरल कार्बन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरल डिहाइड में एक कायरल कार्बन होता है, जो कि कौन सा होता है, C2 होता है। और कैसे होता है वो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर देख लिया है। तो यहां से आपके पास एक कंसेप्ट आता है
कि यहाँ पर पहली क्वेश्चन, ये जो हमने क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा, इसमें हमारा कायरल कार्बन कितना है, एक कायरल कार्बन हमारे पास है। अब हम आगे वाली चीज में यहाँ पर इससे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि एल्डोस शुगर जितने भी होते हैं उसमें फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन कभी भी कायरल नहीं होता है। ये आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन भी कर दिया। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए एक बार इसका, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हुआ। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है बताइए C1 कार्बन यहाँ पर कायरल है, तो C1 कार्बन बिल्कुल भी यहाँ पर कायरल नहीं है। C2 की अगर हम बात करें तो C2 जब भी आपको देखना होगा तो एक तो आप ऊपर वाला ये ग्रुप देखोगे C1 वाला की तरफ से, जो भी C2 के ऊपर बन रहा है इसको पूरा का पूरा एक ग्रुप मान के आप इसको देखोगे, और इतना नीचे, अब जैसे पहले क्या हो रहा था, C2 के नीचे सिर्फ इतना सा एरिया था तो आप उसको मानकर उसी को चेक कर रहे थे, इसको और इसको देख रहे थे, तो आपने इसलिए कह दिया था कि हाँ C2 हमारा कायरल यहाँ पर कार्बन है। अब यहाँ पर इस C2 को देखना होगा अगर हमें, तो इससे ये चीज याद रखना कि C2 को अगर चेक करना है तो उसके ऊपर पूरा इसको एक ग्रुप मानकर चेक करेंगे, और इसके नीचे के जितने भी तीनों कार्बन जो आ रहे हैं उनको भी एक ग्रुप मानकर चेक करेंगे, तो C2 का हमें आंसर आ जाएगा। तो उसको भी अगर हम देखते हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ C2 हमारा कायरल कार्बन है, क्योंकि ऊपर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ रहा है और नीचे हमारा किस टाइप से जुड़ रहा है, C3H4 और OH3, इस टाइप से एक ग्रुप इधर ये ऐसा आ रहा है, आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा C2 कार्बन भी यहाँ पर कायरल हो जाएगा। C3 कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो अब C3 कार्बन को जब हमें देखना होगा तो आप सिर्फ C2 को नहीं देखोगे, आप इस पूरे को एक ग्रुप बना देंगे और इधर के दो कार्बन जो नीचे हैं उनको एक ग्रुप बना देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी आप जिस भी कार्बन को कंक्लूड करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर जितने भी कार्बन एटम्स है आप उसको मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो C3 के ऊपर ये दोनों के दोनों एक ग्रुप बना रहे हैं और ये दोनों यहाँ पर एक ग्रुप बना रहे हैं, तो ये C3 की बात हो जाती है। तो ये भी यहाँ पर कायरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ रहा है और इधर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं जुड़ रहा है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम C4 की बात करते हैं तो C4 में अगेन वही कंसेप्ट होगा, C4 यहाँ पर है तो इसके ऊपर के तीनों जो ग्रुप्स है उनको मिला के एक ग्रुप बना देंगे, ये पूरा एक सर्कल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहां से आपको एक चीज आगे समझ में, तो C4 को भी अगर हम देखते हैं तो C4 का भी सेम ऐसे कंसेप्ट होगा, ये पूरा ऊपर अब एक ग्रुप बन जाएगा और नीचे का एक ये 3 वाला ग्रुप रहेगा, CH2OH का एक ग्रुप रहेगा, ये एक सर्कल हो जाएगा और बाकी ऊपर के तीन एक सर्कल बना लेंगे। C4 के आसपास ये दो ग्रुप्स हो जाएंगे, इसलिए हमारा C4 भी यहाँ पर कायरल कार्बन में इंक्लूड हो जाएगा। लास्ट आता है हमारा C5 कार्बन, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो एल्डोस शुगर्स होते हैं उसमें C1 और C5, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ रही है और यहाँ पर दो बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो इस वजह से C5 भी हमारा यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं होता है। तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से आंसर हो जाता है। अब ये तो इतना हो गया, लेकिन हर बार एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक को चेक करें बैठकर, तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल होता है कि जब भी आप अल्डोस शुगर की बात करते हैं, अल्डोस शुगर का ये रूल होता है कि जो भी आपके पास मतलब क्वेश्चन में अल्डोस शुगर दी गई है उसमें कितने कार्बन है शुगर में, नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उसको आप -2 से अगर कर देंगे, -2 अगर कर देंगे तो आपको आंसर में मिल जाता है कायरल कार्बन उस पर्टिकुलर फॉर्मूला का। जैसे कि अभी ये जो एक अल्डोस शुगर थी उसमें आपके पास कितने कार्बन थे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे। तो हमारा रूल क्या कहता है, 3 में से -2 कर दो, तो 3 कार्बन में से -2 करा, आंसर क्या आया 1। तो देखो सॉल्व करा था तब भी हमारा आंसर वहां पर क्या आया था, 1 आया था। एक ही यहाँ पर कार्बन ऐसा था जो कि कायरल कार्बन था। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे पता चल जाए, जैसे कि यहाँ पर तो 5 कार्बन थे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 4C 4 कार्बन वाला कोई ग्रुप मतलब सॉरी क्वेश्चन अगर रखा होता तो 4C को -2 करते तो आंसर यहाँ पर 2 आ जाता। तो ये यानी कि इसका मतलब होता कि उसमें 2 कायरल कार्बन आते। अब यहाँ पर जैसे 5 कार्बन का था 5C, उसमें से -2 करते हैं, तो अभी हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ आंसर हमें मालूम है 3, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से यूज करके देखें तब भी हमारा आंसर 3 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा मेन जब हमने अच्छी तरह सॉल्व करा तब भी 3 आ रहा था। तो ये एक ट्रिक होती है जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन अल्डोस शुगर के लिए, लेकिन ये वाला कंसेप्ट वहीं आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन कभी भी मतलब कायरल होते ही नहीं है। तो ये अल्डोस शुगर का कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगर मान लीजिए ये तो कायरल कार्बन आपने देखे अल्डोस शुगर के अंदर, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कीटोस शुगर में क्या यहाँ पर सीन होता है, तो कीटोस शुगर को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कीटोस शुगर के लिए भी थोड़ा देखते हैं उसमें किस टाइप की चीजें होती है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हमें इसका भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कायरल कार्बन। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कीटोस शुगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ आना चाहिए था, मेरा थोड़ा सा साइड में चला गया बॉन्ड, एक O आ गया, एक तरफ OH ले लेते हैं,
एक H ले लेते हैं, एक H ले लेते हैं। ये हमारा एक डायग्राम आ गया, और ये डायग्राम किस चीज का, ये नाम भी आपको पता होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नोट्स चाहिए होते हैं, तो अगर आपने माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़े दिनों में ही एक फ्लैश कार्ड्स नाम से हाईलाइट है, तो जिसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट्स रहते हैं, कभी कभी नोट्स के आते हैं वहां पर। तो अगर आप स्टोरी सेक्शन देखेंगे, जो आपने मिस भी कर देंगे, तो आपको बाद में वहां पर फ्लैश कार्ड्स में वो मिल जाएगा, तो आप उससे अपडेटेड रह सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ नोट्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं फ्री में। बाकी जिसको पर्टिकुलर कुछ नोट्स बाय करने होते हैं उसके लिए भी आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको उसके लिए कांटेक्ट कर लिया जाता है। चलिए, तो फिर हम देख रहे थे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को यहाँ पर, और एक और मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पर रहेंगे। तो दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है कीटो शुगर का और दूसरा कीटो शुगर का, ये क्वेश्चन है, इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर अलग से हमें दिख रहा है C1 की अगर हम बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये तो कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता, तो C1 हमारा कायरल कार्बन नहीं है। C2 की अगर मैं बात करती हूँ तो C2 में अगर देखें तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O से एक डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि ये जुड़ रहा है, तो यानी कि ये कार्बोनिल कार्बन है, और जहां भी कार्बोनिल कार्बन आता है, मैंने बताया था डबल बॉन्ड से अगर कोई जुड़ जाता है तो वो भी कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता। लास्ट हमारे पास C3 आता है, C3 को देखें तो अगेन हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ गए, इसका मतलब ये भी हमारा कायरल कार्बन नहीं है। इसका मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में 0 कायरल कार्बन है, 0। समझ में आ रही बात? ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 5 कार्बन है। अब इसमें से हम देखते हैं क्या सीन रहता है यहाँ पर। C1 की अगर हम बात करते हैं, C1 की, तो C1 हमारा अगेन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, क्योंकि C1 H2OH है, तो C1 में 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन आने का मतलब है कि ये कायरल कार्बन नहीं है। C2 की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो C2 में अगेन हमारे पास कार्बोनिल कार्बन बन गया, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से आकर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब अगेन ये भी कायरल कार्बन नहीं है। C3 की अगर हम बात करते हैं तो C3 को अगर हमें देखना होगा तो हमने बात की थी, ये पूरा का पूरा अपना एक ग्रुप हम इसको काउंट करेंगे, और इधर नीचे वाला जो हिस्सा है उसको भी एक पूरा ग्रुप काउंट करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि C3 में दोनों एक ग्रुप जो रहेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, और साइड वाली चीजें भी दोनों आपस में डिफरेंट है, इसलिए C3 को हम कह सकते हैं कि ये हमारा कायरल कार्बन है। उसकी तरह ही C4 को सॉल्व करेंगे तो अब C4 के लिए अब ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा ऊपर से, और नीचे ये एक ग्रुप बन जाएगा। दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, साइड वाले भी आपस में डिफरेंट है, यानी कि टोटल चारों ग्रुप डिफरेंट होने वाले हैं, इसलिए C4 को भी हम कह सकते हैं ये भी एक कायरल कार्बन है। अब लास्ट हमारे पास चीज आती है CH2OH, यानी C5 की अगर हम बात करें, कार्बन नंबर 5 की, तो कार्बन नंबर 5 पे अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ गई है, और जब 2 हाइड्रोजन आ गई यानी सेम चीजें आ गई, इसलिए C5 अगेन हमारा कायरल कार्बन नहीं है। तो आंसर हमारा कैसे यहाँ पर आ जाता है कि इस वाले सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने टोटल कायरल कार्बन आ गए? 2 कायरल कार्बन हमारे पास आ गए। तो कीटोस शुगर के लिए भी अगर मैं कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बनाऊं जैसे मैंने अल्डोस शुगर में बनाया था कि नंबर ऑफ कार्बन में से अगर हम -2 कर देंगे तो डायरेक्टली हमें कायरल कार्बन का आंसर मिल जाता है। उसी तरह से कीटोस शुगर का भी एक फॉर्मूला होता है क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉर्मली जो पहला कार्बन होता है और जो लास्ट कार्बन होता है वो कभी हो ही नहीं सकते कि वो कायरल बने, इसलिए उन दोनों के लिए हमने यहाँ पर -2 किया था। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, लास्ट कार्बन और सेकंड कार्बन जो है, सेकंड कार्बन, ये तीनों जो होते हैं ये कभी भी यहाँ पर कायरल हो ही नहीं सकते। पहला कार्बन, सेकंड कार्बन और लास्ट कार्बन, यहाँ पर भी पहला कार्बन, सेकंड कार्बन और लास्ट कार्बन, तो ये कभी भी कायरल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब 3 चीजें ऐसी होंगी जो कभी भी कीटोस शुगर में कायरल नहीं हो सकती। तो ऐसी चीज जब हो जाए तो अब अगेन हम यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं कीटोस शुगर के लिए कि नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होंगे कीटोस शुगर के लिए, ये फॉर्मूला कीटोस शुगर के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होंगे अगर आप उसको डायरेक्टली -3 कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? कायरल कार्बन का आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर है। अच्छा, 5 कार्बन शुगर को हम क्या कह सकते हैं? उसमें एक एग्जाम्पल की बात करें तो राइब्यूलोज आ गई, राइब्यूलोज एग्जाम्पल है, ठीक है, एक 5 कार्बन शुगर है। तो 5 कार्बन शुगर को यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि 5 कार्बन शुगर में कायरल कार्बन बताइए तो -3 कर देना है सिंपली, इसमें से -3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ऐसी कीटोस शुगर जिसमें 5 कार्बन अगर हुए तो उसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अल्डोस शुगर में 5 कार्बन की कोई शुगर है उसमें से -2 करते तो यहाँ पर 3 कायरल कार्बन मौजूद थे।
तो यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट कायरल कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपने इस वाले वीडियो सेगमेंट में अभी तक जो देखा उसमें कायरल कार्बन कैसे पता करते हैं। वो अब कायरल कार्बन इतना जरूरी क्यों था, क्योंकि जब मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मोनोसेक्राइड्स पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि कायरल कार्बन यूजुअल सोर्स होते हैं। ये जो कायरल कार्बन होते हैं ये यूजुअल सोर्स होते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के। अगर कायरल कार्बन किसी चीज में है इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पर शो करता है, ये हमने बात की थी। जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है इसको छोड़ के जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं इसमें एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम हमेशा प्रेजेंट रहता है। सिर्फ ये ऐसी चीज है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये अकेला ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसमें 0 कायरल कार्बन है। कैसे 0 थे वो भी आपने अब यहां पर देख लिया है। तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है। और इट कैन अकर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो कायरल कार्बन अगर किसी चीज में पाए जाएंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव बना देंगे उस सोल्यूशन को, और आइसोमेरिक फॉर्म भी उसका वहां पर प्रेजेंट रहता है। जब भी कोई बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है, प्लेन पोलराइज लाइट, अगर आप उसको एक सोल्यूशन से पास कर रहे हैं जो कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर है तो आप ये देखते हो कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो रोटेट कर जाती है या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में रोटेट करती तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करती है तो वो लीवो रोटेटरी होते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर रहे थे, जो कि हमने कर भी लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस मेन आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप पहचान लें कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिया है वो एक कीटोज शुगर है या फिर अल्डोज शुगर है। और अल्डोज शुगर कीटोज शुगर का कैसे डिफरेंस होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अल्डोज शुगर में आप देखते हो कि एक अल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है जो कि C1 पे होता है। C1 जो होता है वो CHO से बना होता है, और कीटोज शुगर में सेकंड कार्बन जो होता है उसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O का बना हुआ दिखाई देता है। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कीटोज शुगर को और अल्डोज शुगर को। जैसे आप ये पहचान लेते हैं कि अल्डोज शुगर कौन सा है, कीटोज शुगर कौन सा है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है जिससे कि आप कायरल कार्बन को पता कर सकते हो। तो अल्डोज शुगर का फॉर्मूला ये वाला है हमारा, और सॉरी कीटोज शुगर का फॉर्मूला हमारा ये वाला है, और अल्डोज शुगर का फॉर्मूला हमारा ये वाला है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब जब हम आइसोमर्स पढ़ रहे थे हमने स्टीरियो आइसोमर्स का कंसेप्ट वहां पर देखा था, पर इस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, अगर हम उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले इसी वीडियो सेगमेंट में, तो थोड़ा सा पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था आइसोमेरिज्म में, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें इनमें देखने को मिलता है, और इनका जो स्पेशियल कॉन्फिगरेशन होता है, स्पेशियल कॉन्फिगरेशन वो उनका डिफरेंट होता है, इनका डिफरेंट होता है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और जो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जैसे किसी भी गिवन मोनोसेकेराइड की आप बात करें, तो अगर आपको स्टीरियो आइसोमर्स को पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता है स्टीरियो आइसोमर्स SI इज इक्वल टू 2 to the power n। यहां पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। मैंने आज के वीडियो सेगमेंट में आपको 3 फॉर्मूलाज बताए, तीनों आपको याद रखने रहेंगे। तो इस तरह से आप स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं किसी भी कंपाउंड में वो पता कर सकते हैं। और n यहाँ पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज में टोटल कायरल कार्बन कितने, अगर सबसे पहले हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज के कायरल कार्बन को काउंट कीजिए, तो आप फॉर्मूला पहले ग्लूकोज का लिखना वहां पर, और कायरल कार्बन आप वहां पर देखोगे तो कायरल कार्बन वहां पर मान लो जो होते हैं 4 होते हैं। ग्लूकोज में हमें पता है, याद रखना है इस चीज को हमेशा, कायरल कार्बन 4 होते हैं। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसके पॉसिबल, ग्लूकोज के पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, अगर आपको पता करना है पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है 2 to the power n। तो अब यहां पर क्या करना है, पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स PSI लिख रही हूं उसको मैं, वो पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कायरल कार्बन n होता है तो 2 की पावर आ जाती है 4। अब 2 की पावर अगर 4 है तो इसका आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब कुछ सोच रहे होंगे इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करना तो आपको आना ही चाहिए। 2 की पावर 4 है यानी कि आप 2 को कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, आ गया समझ में। 16 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल होंगे ग्लूकोज के केस में। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, कैलकुलेट द पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ राइबोस। अब राइबोस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब राइबोस सबसे पहले हमें देखना होता है राइबोस हमारी अल्डोज शुगर है या कीटोज शुगर है। तो हमें पता है राइबोस शुगर हमारी कैसी शुगर होती है, अल्डोज शुगर होती है। कितना कार्बन शुगर होती है, तो 5 कार्बन शुगर होती है। तो अगर अल्डोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, तो अगर हमें इसके कायरल कार्बन को फाइंड आउट करना है,
कायरल कार्बन को। तो अब अल्डोस शुगर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स है उसको -2 कर देंगे तो कायरल कार्बन आ जाएगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3। यानी कि हमारे राइबोस के अंदर 3 कायरल कार्बन्स पाए जाते हैं और वो एक तरह की अल्डोस शुगर होती है। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे कायरल कार्बन 3 है, तो अब हमारा पीएसआई का फॉर्मूला क्या कहता है, पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर का फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n, जहां पर n यहां पर कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 की पावर यहां पर हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4, 4 2 8, आंसर हमारा आ जाएगा 8। यानी कि पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स राइबोस के लिए कितने होंगे, यहां पर 8 हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, फ्रक्टोज के लिए बताइए। फ्रक्टोज हमारी कैसी शुगर है, अगेन कीटो शुगर है, सॉरी अल्डो शुगर से पहले अब कीटो शुगर आ गई हमारे पास। कीटो शुगर आ गई और फ्रक्टोज कैसा कार्बन होते हैं, 6 कार्बन वाले होते हैं। कीटो शुगर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 6 कार्बन -3 कर देंगे अब की बार यहां पर। तो यहां पर 6 में से 3 गए, 3 आंसर आ जाएगा। 3 आ गया यहाँ पर, 3 हमारे क्या है, यहाँ पर कायरल कार्बन है। जैसे ही कायरल कार्बन की वैल्यू आई तो पीएसआई का फॉर्मूला क्या कहता है, 2 की पावर n कहता है। तो इसको यहाँ पर फिल कर देंगे इन्फॉर्मेशन को, तो 2 की पावर 3 रखेंगे। अगेन 2 की पावर 3 जब भी आती है तो आंसर हमारा क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर अगर फ्रक्टोज की बात करें तो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फ्रक्टोज के अंदर आंसर होगा 8, राइट। तो ये तो यहाँ पर हमारा स्टीरियो आइसोमर का जो कंसेप्ट था वो आपने यहाँ पर से देख लिया। पीएसआई के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो भी हमने देख लिए। एक और कंसेप्ट था, मैंने आपको आइसोमर्स में बता दिया था वैसे, एनेंशियोमर्स का। तो एनेंशियोमर्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर ही लेते हैं। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स की थोड़ी बात करें तो ये भी आ जाता है। एनेंशियोमर्स का मतलब मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि मिरर इमेज से रिलेटेड होता है। मिरर इमेज सबसे पहले एक चीज होती है सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल एनएसआई। ये दो चीजें क्या होती है, अगर हम हमारे हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो बराबरी से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इक्वली आ जाते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे हैंड्स जो है वो परफेक्टली सुपर इम्पोजेबल है। और अगर कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल एक तरफ आप आपका हैंड ले रहे हैं, एक तरफ आपने कोई और चीज ली, फॉर एग्जांपल आपने आपकी नोटबुक ले ली, तो वो दोनों आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगी, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल चीज हो जाती है। ये एक छोटी सी चीज हुई। उसके बाद जो आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनमें हम ये देखते हैं कि वहां पर मिरर इमेजेस बनती है एक दूसरे की, जिनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। यानी मोनोसेकेराइड्स में हम देखते हैं कि एनेंशियोमर्स का कंसेप्ट आता है। और यहाँ पर हम नॉर्मली डी और एल के जो सिंबल्स होते हैं वो यूज करते हैं जब भी हमें ये शो करना हो कि कोई चीज एनेंशियोमर है या नहीं। कुछ होते हैं डी एनेंशियोमर्स और कुछ होते हैं एल एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स जो होते हैं एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना जो एनेंशियोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ये टर्मिनोलॉजी बता दी, लेकिन हमारे एनेंशियोमर्स कैसे होते हैं, वो हमेशा सुपर इम्पोजेबल होते हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल कभी भी नहीं होते हैं। ये एक और कंसेप्ट हुआ। दूसरी चीज होती है कि जो ओरिएंटेशन होता है एच और OH ग्रुप का अराउंड द हाइएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन एटम, जो कि कार्बन एटम एडजेसेंट टू द टर्मिनल अल्कोहल कार्बन होता है, यानी कि लास्ट सेकंड कार्बन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। डिटरमाइन वेदर द शुगर इज डी और एल आइसोमर। हम उससे पहचान सकते हैं कि कोई सा भी अगर हमारे सामने मोनोसेकेराइड आ रहा है तो वो डी एनेंशियोमर बना रहा है कि एल एनेंशियोमर बना रहा है। अगर हमें वो पहचानना है तो जो भी हमारे सामने ग्रुप होगा हम उसका लास्ट सेकंड कार्बन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक H है, सॉरी यहाँ सी लगा देते हैं, यहाँ डैश आएगा, OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन का हमारे पास डायग्राम है और ये हमारा इरिथ्रोज है। इरिथ्रोज ये हमारा डी इरिथ्रोज है। अब पहचाना कैसे कि कौन सा डी इरिथ्रोज है, कौन सा एल इरिथ्रोज है। एल इरिथ्रोज का भी पहले डायग्राम बताते हैं फिर हम बात करते हैं। C1 C2 C3 C4 H। तो यहां पर मैंने डी इरिथ्रोज भी बना दिया है और एल इरिथ्रोज भी आपके सामने बना दिया है और ये एनेंशियोमर्स है एक दूसरे के। अब हम ये कैसे पहचानते हैं कि ये वाला इरिथ्रोज डी हो जाएगा और ये वाला एल हो जाएगा। इसको पहचानने का बस एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, जो लास्ट सेकेंड कार्बन होता है, लास्ट सेकेंड कार्बन।
तो लास्ट सेकंड कार्बन कौन सा होगा, ये C4 है। इसके जस्ट ऊपर वाला कौन कौन सा है, C3 है। तो C3 दोनों ही के केसेस के अंदर लास्ट सेकंड कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट सेकंड कार्बन जब आप अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कुछ स्टूडेंट लास्ट सेकंड बोला है तो अब C2 को देख लेंगे, नहीं C3 यहां पर हो जाएगा लास्ट सेकंड। और हर केस में अलग अलग हो सकता है, कभी वो C2 भी बन जाएगा, कभी C5 बन जाएगा, अलग अलग हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लास्ट सेकंड कार्बन दोनों के केस में कौन सा है, C3 है। तो C3 को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये देखना है कि OH और H किस तरह से अरेंज्ड है। आप अपना राइट हैंड रखकर देखना, अगर आपके राइट हैंड के ऊपर OH आ रहा है और लेफ्ट हैंड के ऊपर H आ रहा है, इसका मतलब हमारा वो जो भी कंपाउंड है वो D को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपके मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर आपको OH रखना था, यहाँ पर H करना है, अब डिफरेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर H होगा, हाँ इसको ठीक करेंगे, यहाँ पर ओनली H है और यहाँ OH है, H, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा, इसको हौश नहीं देखना है, H देखना है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, अगर आपके राइट हैंड साइड पे सिर्फ H आ रहा है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे OH आ रहा है, तो ऐसी चीज को हम L इरिथ्रोज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको लिख देती हूँ। अगर राइट साइड आपके हाथ रख के यूज करना है, इसको कॉपी पेन से मत सोचना, सिर्फ अपने हैंड्स की तरह देखना। लास्ट कार्बन के ऊपर, लास्ट सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर राइट साइड के ऊपर OH आ रहा है और लेफ्ट साइड के ऊपर H आ रहा है, तो वो चीज आपकी रिप्रेजेंट करती है किसको, D को, D की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आपके लास्ट सेकंड कार्बन पे राइट साइड के ऊपर H आ रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपका OH आ रहा है, तो वो चीज रिप्रेजेंट करती है L को। समझ में आ रही बात। ये एक टेक्निक होती है जिससे आप ये पहचान सकते हो कि आपके एनेंटियोमर L है या फिर D है वहां पर। चलो अब क्विकली एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है हमारे सामने। अब हमसे पूछा गया है कि ये राइबोस तो है, लेकिन ये राइबोस आपकी D राइबोस है या फिर L राइबोस है, ये आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट सेकंड कार्बन को सबसे पहले हाईलाइट कर लो। तो लास्ट सेकंड कार्बन कौन सा है हमारा, ये वाला है, ठीक है। लास्ट सेकंड कार्बन हमने यहाँ पर हमारा हाईलाइट कर लिया, 1 2 3 4। C3 अब यहाँ पर इस केस में हमारा लास्ट सेकंड कार्बन है। तो C3 पे हमें ये देखना है कि हमारे राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है। हमारे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आ रहा है OH और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आ रहा है H। जब भी ऐसा केस हो तो मैंने आपको बता दिया था, अब मेरे नोट्स वापस ले आती हूँ मैं ऊपर। अगर हमारे राइट हैंड साइड पे OH आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे H आ रहा है, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, वो हमारा केस कौन सा वाला होता है, वो हमारा शो करता है D को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने शायद कुछ गलत कह दिया, ये H है, एक गड़बड़ यहाँ पर हो रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। अब देखिए यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, इसका अभी हमें यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। या हमने सिर्फ इसको जो हमें थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे रहा था, हमने उसके बेसिस पर लास्ट सेकंड कार्बन को देख लिया, जबकि हमारे पास एक कार्बन यहाँ पर और आ रहा है, C5 भी है यहाँ पर। इसका मतलब लास्ट कार्बन हमारा C3 नहीं है, बल्कि हमारा C4 लास्ट कार्बन है, लास्ट सेकंड कार्बन है, लास्ट कार्बन नहीं, लास्ट सेकेंड कार्बन। तो लास्ट सेकेंड कार्बन हमारा यहाँ पर कौन है, C4 है। अब C4 को देख के रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। देखिए इतनी सिली मिस्टेक अगर हमने कर दी तो वहां पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से हमें देखना होगा। यहाँ पर C5 भी था, इसलिए C4 हमारा लास्ट सेकेंड कार्बन है। इसका मतलब हमारे राइट हैंड साइड पर H आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा OH आ रहा है। और जब भी ऐसा केस हो कि अगर हमारे राइट हैंड साइड पे H और लेफ्ट हैंड साइड पे OH आता है, तो उस कंडीशन में वो चीज बनाती है L को, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा L राइबोज है, L राइबोज, ठीक है। अगर हमारा ये वाला एक्स्ट्रा कंपाउंड यहाँ पर जो है, अगर वो नहीं होता, अगर हम ऊपर वाले को देख के करते, तो उस केस में हमारा वो D बन रहा था। लेकिन अभी हमारा C4 जो है लास्ट सेकंड कार्बन है, इसीलिए हमारा आंसर L राइबोज हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है कि अगर हमें पता करना है डी कौन सा और एल कौन सा है, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। आपको सिंपली बस ये कंसेप्ट जो हमारे नोट्स में हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, ये रहा, तो हमने इसमें देखा था, उससे आपको बस इतना देखना है। आपके राइट हैंड साइड में, जैसे ये पेन मेरा जो आ रहा है वो राइट हैंड साइड है और इस तरह मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपनी नोटबुक को आपको देख के समझ लेना है, अपने हैंड से देखना है। अगर आपके राइट हैंड साइड पे OH आ रहा है लास्ट सेकंड कार्बन पे, तो डेफिनेटली वो हमारा D रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपके राइट हैंड साइड के ऊपर H आ रहा है,
तो वो चीज आपकी एल को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये याद रखना है, एनेंशियोमर्स के केस में डीएल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन डीएल का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी नहीं हो जाता। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी अलग चीज होती है, वहीं एनेंशियोमर्स के डी और एल वाली जो चीजें होती है ये चीजें अलग होती है। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप ये नहीं समझ ले कि अगर आपसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसी क्वेश्चन में पूछा गया है, लीवो रोटेटरी पूछा गया है, तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज याद रखनी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी डिफरेंट है डी एंड एल एनेंशियोमर्स से। तो आज हमने यहाँ पर स्टीरियोआइसोमर्स के क्वेश्चंस देखे, एनेंशियोमर्स के भी क्वेश्चंस देखे, और कायरल कार्बन कैसे पता करना होता है उसके भी क्वेश्चंस देखे। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से सॉल्व करना है उसके ऊपर बेस्ड था। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अभी भी थोड़ा बहुत ऑप्टिकल एक्टिविटी का पोर्शन बचा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में देख लेंगे, जो कि ईपीमर्स का कंसेप्ट रहेगा थोड़ा डिटेल में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।